हाँ जी, हम बात कर रहे थे रेफरेंसिंग की। तो मैं ये बता रही थी कि अमूमन जैसे होता है ना ऑफिशियल। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मिस हरी। यस मैम। ठीक है। जैसे यूजुअली होता है, आप जब ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाते हैं ना, तो वो अपने पास भी ना, एक तो उस डॉक्यूमेंट का एक नंबर होता है, और वो उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो उस डॉक्यूमेंट का नंबर अपने पास भी लिखते हैं। मतलब कि एक नंबर होता है जो कि दोनों जगहों पे होता है, ताकि कल को अगर टैली करना पड़े तो वो कर सके। जब बेसिकली इन कॉलम्स का मकसद भी यही होता है। जर्नल में लेजर फोलियो के लेजर का रेफरेंस देना है, और लेजर में जर्नल फोलियो के जर्नल का रेफरेंस देना, कि किस जर्नल से रिकॉर्डिंग की गई है, यहाँ पर किस, ये वाली बातें किस जर्नल लेजर में हुई होंगी। ठीक है। समझ आ गई बच्चों इसकी, जर्नल की? यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है लेजर। लेजर में जब हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं जर्नल से, उसको क्या नाम बोला था अभी हमने? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे कि जर्नल में हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग की है, लेजर में क्या करेंगे? पोस्टिंग। पोस्टिंग मैम। एग्जैक्टली। वेरी गुड। द थर्ड स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल क्या है? पोस्टिंग। यानी कि अगर हम पोस्ट कभी बात करेंगे ना, रिकॉर्डिंग क्या है, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि जर्नल की बात की जा रही है। और अगर हम पोस्टिंग की बात करें, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट लेजर। द थर्ड स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल इज पोस्टिंग। और ये क्या है? ऑल्सो नोन एज लेजर अकाउंट, या फिर टी अकाउंट्स भी कहते हैं इसको। और ये भी देखेंगे हम टी अकाउंट्स क्यों कहते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शन जो है उनको ट्रांसफर किया जाता है या पोस्टेड टू द लेजर। ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर द सेम अकाउंट आर कलेक्टेड एंड समराइज्ड। यानी कि सेम अकाउंट की बात पता है क्यों की जा रही है? जैसे कि अभी मैंने आपको कहा ना, कैश के लिए एक अकाउंट बनेगा, एक लेजर बनेगा। तो उस एक लेजर के अकाउंट में कैश की ये वाली भी एंट्री जाएगी, इसका भी बताया जाएगा, ये भी कैश का बताया जाएगा, ये भी। यानी कि जहां जहां कैश इन्वॉल्व होगा ना, उसको लिखना है। इट मींस के हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन्स फॉर सेम अकाउंट, यानी कि ऑल ट्रांजेक्शन्स फॉर सेम अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट आर कलेक्टेड एंड समराइज्ड इन वेयर? लेजर। गॉट इट? In simple words, after journalizing, the transactions must be broken out into their separate accounts in the ledger। कि आपने सारे के सारे जो जर्नल के अंदर अकाउंट्स एक जगह पर लिखे थे, सारे रिकॉर्डिंग्स एक जगह पर की थी, उन सबको आप अलहदा अलहदा इंडिविजुअली उनके सेपरेट अकाउंट्स पे लेके जाएंगे, जिनको लेजर अकाउंट्स पे कहते हैं या फिर टी अकाउंट्स पे कहते हैं। ठीक है? ठीक है, समझ आ रही है? जी मिस हरी। अभी देखें, यहाँ पर उन्होंने वही वाली बात की है। कैश टू सेल्स था, कि कंपनी ने सेल की है, यानी कि गुड्स सेल की हैं कैश पर। तो कैश हमारा अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। क्यों? कैश डेबिट हुआ, कैश आपके पास आया है, और गुड्स गई हैं, गुड्स सेल हुई हैं, तो वो सेल्स कहलाएंगी। ठीक है? तो वो ये हमारा ये एंट्री हुई थी जर्नल के अंदर। अब उस जर्नल में से उन्होंने अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है। कैश का अलहदा अकाउंट बनाया है, लेजर अकाउंट। सेल्स का अलहदा लेजर अकाउंट बनाया है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया है। इस वजह से देखिए टी की शेप है ना, दिस इज वाई दीज अकाउंट्स, दीज लेजर अकाउंट्स आर कॉल्ड टी अकाउंट्स। इस तरफ जो है वो डेबिट अमाउंट्स होती हैं, और इस तरफ जो है वो क्रेडिट अमाउंट्स होती हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। समझ आ रही है बच्चों? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है वैसे। यस अगर नहीं आ मैम, रही मुझे हमने बताएं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कुछ काउंटिंग आता है। इक्वेशन के टाइम पे बताया था। हाँ, ये मैंने तब आपको बताया था, टी अकाउंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली लेजर को टी अकाउंट्स कहते हैं, जिसमें आपके यहाँ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। अब देखें, जहाँ डेबिट अमाउंट है वो वहां पर लिख दी, क्रेडिट अमाउंट है तो यहाँ पर लिख दी।
ये बनाना जब सीखेंगे ना चैप्टर में तो इंशाल्लाह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमने कहा था कि एक अकाउंट नहीं, इंडिविजुअली सारे अकाउंट्स बनते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कितने सारे अकाउंट्स बनाए हैं, कैश का बनाया है, अकाउंट्स रिसीवेबल का बनाया है, ऑफिस सप्लाईज का बना लिया, इक्विपमेंट का बनाया, व्हीकल्स का बनाया है, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, डिविडेंड्स पेएबल, यानी कि हर चीज, जितने भी अकाउंट्स आपके ओपन किए हैं ना आपने जर्नल के अंदर, वो सारे के सारे अलहदा से लेजर बनाएंगे आप और उसमें पोस्टिंग करेंगे, उसमें सारी जो डिटेल्स है वो डालेंगे। जो इसका प्रॉपर फॉर्मेट है ना वो ये है। अब अगर अगर आप देखें ना, ये दो, ये समझ लें एक मिरर व्यू है एक दूसरे का। आप एक यहाँ तक अमाउंट तक देखेंगे, यहाँ लाइन लगा देना तो ये सेम चीजें यहाँ पर दोबारा रिपीट होगी। डेट है, पर्टिकुलर्स है, ये फोलियो, ये बेसिकली जर्नल फोलियो JF होता है, और अमाउंट। अब जर्नल से इसका फर्क ये है, जर्नल में हमने डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बनाया था। अब चूंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पूरी की पूरी है ना, तो वो बस अमाउंट का बनाएंगे। फिर दोबारा से सेम बातें, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, कि यहाँ पर आपके डेबिट अमाउंट्स आएंगी, यहाँ पे आपके क्रेडिट अमाउंट्स आएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर उसका यस मैम। फॉर्मेट है। जैसे आपने जर्नल का फॉर्मेट देखा ना, ये फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट है। इतनी लेजर तक समझ आ गई है ना? यस मैम। यस मैम। चलें हम ट्रायल बैलेंस भी देख ही लेते हैं, टाइम है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, जितने ये लेजर्स बने हैं ना, ये इस तरह के जितने भी लेजर्स हैं, इनके जो ना एंडिंग बैलेंसेस आ जाते हैं कुछ। यानी कि जाहिर है, अगर आपके अकाउंट्स रिसीवेबल है, जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे रिसीव हो गए हों, कुछ जो होंगे वो आपके पास रह जाएंगे। अब जो कुछ रह गए ना, वो मंथ के एंड पे लिख लिया जाता है। अब यहाँ देखें आप, एक चीज नोट करें, हर टी अकाउंट के एंड पे उन्होंने 30 नवंबर का लिख के ना उसकी क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ, यानी लास्ट कि डेट। हाँ जी, लास्ट डेट ऑफ द मंथ लिखी हुई है। अब ये जो लास्ट डेट ऑफ द मंथ है ना, इसको एक और जगह पर ट्रांसफर कर देंगे इन सब अकाउंट्स को। क्यों क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहां डेबिट और क्रेडिट भी होना ही होना है। इट मींस कि कोई भी ट्रांजैक्शन दुनिया के आप कर लें किताबों में, आपके जो बैलेंसेस हैं, आपके जो अकाउंट्स हैं, वो इक्वल ही करने चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद भी यही होता है। अब आप ट्रायल बैलेंस भी सिंपली तरीके से बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, हर जितने भी लेजर, अभी आप छोड़ दो पर इधर उधर से ना देखो, जहां मैं बस लिख रही हूँ, देखें वो सॉरी दिखा रही हूँ, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उन सबको 1 बाय 1 लिख लिया, और उनके जो जो बैलेंसेस थे ना उनको डेबिट में लिख लिया या क्रेडिट में लिख लिया। ठीक है, और एंड में जाके इन सबको ऐड किया तो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यही आपका ट्रायल बैलेंस है। गॉट इट? देखें, उन्होंने कहा अ लिस्टिंग ऑफ द अकाउंट्स इन द जनरल लेजर अलोंग विद ईच अकाउंट्स बैलेंस इन द अप्रोप्रिएट डेबिट और क्रेडिट कॉलम। कि आपने लेजर से अप्रोप्रिएट, यानी कि ठीक तरीके से देखना है कि डेबिट में आनी है अमाउंट या क्रेडिट में आनी है। जो अकाउंट का बैलेंस होगा ना, जो टी अकाउंट का या जो लेजर अकाउंट का बैलेंस होगा, उसके हिसाब से आपने ट्रायल बैलेंस में चीजें जो है वो लिख लेनी है। Additionally, this provides the balances of all the accounts that may require adjustment in the next step. ये देखें, यहाँ पर उन्होंने ये बात बता दी कि this trial balance is usually unadjusted। और एडजस्टमेंट क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह अगर बताई जाए कि आपने इसको एडजस्ट करना है, तो वो फिर एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद वो एक और ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसको क्या कहेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और जो अमाउंट्स होंगी डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में, वो सारी की सारी जो है इक्वल होनी चाहिए, यानी कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये देखें यहाँ पर उन्होंने ये एक इस तरह से है, दूसरी तरह से। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने फोलियो का कॉलम बनाया हुआ ना, आप फोलियो के बजाय सिर्फ सीरियल नंबर का बना लें, अकाउंट्स लिख लें, डेबिट्स में लिख लें, क्रेडिट्स में। अब देखें इन्होंने सिंपल क्या किया है याद रखने के लिए, कि जो डेबिट्स वाले थे ना उनके लिए साइड पे जगह नहीं छोड़ी, क्रेडिट वालों के लिए छोड़ दिए। तो जब डेबिट वालों के लिए जगह नहीं छोड़ी, यहाँ पर लिखा क्रेडिट के लिए, वो फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि इतने अकाउंट्स जो है वो डेबिट है, इतने क्रेडिट है। ऐसे ही हम जर्नल में भी करते हैं कि लिखते हैं फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट लिख लेते हैं, और थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि एक एंट्री के अंदर डेबिट्स कितने और क्रेडिट्स कितने।
ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं ये भी देख लेते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रिपेयर जो की जाती है, जो पहले बताया, इनकम स्टेटमेंट है, ओनर्स इक्विटी है, ये बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट और ओनर्स इक्विटी जो है वो पहले बनाई जाती हैं और बैलेंस शीट जो है ना सबसे एंड पे बनाई जाती है। दैट इज वाई जो बैलेंस शीट है ना उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि इनको पैसों की जरूरत है, इनके पास लाइबिलिटीज ज्यादा हैं या इनके पास एसेट्स एसेट्स ज्यादा हैं, तो वो उसका हिसाब किताब लगाया जाता है बैलेंस शीट से। और दीज आर वन ऑफ द प्राइमरी आउटपुट्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। और हमें पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या अकाउंटिंग है उसका जो मकसद है वो यही होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इसको प्रॉफिट और या लॉस अकाउंट भी कहते हैं। और ये बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और जो एंड रिजल्ट होता है वो ये नेट प्रॉफिट होता है या फिर नेट लॉस होता है। अगर रेवेन्यूज ज्यादा हो, सिंपल बात है ना, अगर आपके खर्चे ज्यादा खर्चे कम हैं और इनकम ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट बनेगा ना, और अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं इनकम कम है तो आपका लॉस बनेगा। तो वही बात है, इफ रेवेन्यूज एक्सीड एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट होगा, और इफ एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यूज तो वी हैव अ नेट लॉस। ये इसकी वो फॉर्मेट है। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट में से भी दिखाई थी इनकम स्टेटमेंट, वो याद है आपको? वो लिखा था सेल्स और लिखा था फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये बेसिकली उसका यस मैम। फॉर्मेट है। ये सेल्स है, अमूमन होता है ये जो आपने लेस करनी होती है ना चीजें उसके साथ लेस लिख देते हैं। और यहाँ पर हम, ताकि कंफ्यूज ना हो, हम क्या करते हैं, जो चीजें कम करनी है माइनस करनी है उनके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम माइनस साइन नहीं लिखते, जिस चीज को माइनस करना होता है उसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। ये अमाउंट आ जाती है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सीजीएस भी सारी बात की थी, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेस सारे बता दिए, ये एक्सपेंसेस भी सारे के सारे लेस करने हैं, वो ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, ये सारे। अब देखें एंड पे जो इसका रिजल्ट है ना, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो ये अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो नेट प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ये नेट लॉस है। और यही वो प्रॉफिट होता है जिसके हम हिस्से करते हैं दो, या डिविडेंड देते हैं या फिर रिजर्व देते हैं। और रिजर्व में से भी फिर वो हमने कहा था जो दो नंबरियां कर लेते हैं कि जी डेट्स के लिए ज्यादा रख लिया अकाउंटेंट्स ने, तो ये वही वाली इनकम स्टेटमेंट जिसकी बात की जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है, इसको कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, ओनर्स इक्विटी है ना तो जाहिर है कैपिटल अकाउंट हो सकता है। इट्स द डॉक्यूमेंट, क्या करता है ये, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यानी कि फॉर एग्जांपल 3 मिलियन के साथ कंपनी ने बिजनेस शुरू किया और उसके बाद उसमें जो जो चेंजेस आएंगे ना वो उसके अंदर लिख दे जाएंगे। चेंजेस वो एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, जैसे कि देन एनी काइंड ऑफ एडिशन इन द शेप ऑफ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड डिडक्ट एनी काइंड ऑफ विथड्रॉल्स या फिर लॉसेस। यानी कि जो भी चेंजेस हों, चाहे वो प्रॉफिट है, लॉसेस हैं, वो उसके या फिर मजीद इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उसके अंदर चेंज होगी ना, चेंज इन वो ओनर्स इक्विटी, तो वो सारी की सारी उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। ये देखें ओनर्स इक्विटी, यहाँ पर बताते हैं कि जी उसकी यहाँ पर अमाउंट आ जाती है, सामने उन्होंने लिखी नहीं हुई कि उन्होंने स्टार्ट क्या किया या पिछले साल से अभी हमने कितना कैरी फॉरवर्ड किया। उसके अंदर जो चीजें आप लिख सकते हैं कि जी कैपिटल कंट्रीब्यूशन मजीद जो डाली या नेट इनकम इतनी आ गई, उसमें से निकाले, ओनर ने इतने विड्रॉ किए। जो ड्राइंग्स की बात करते हैं ना, हम कैपिटल में से ही इसको ट्रीट करते हैं, तो ये बेसिकली ये है ओनर्स इक्विटी एट द एंड ऑफ दिस। ये ओनर्स इक्विटी की स्टेटमेंट आ गई। फिर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये फाइनल स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर कंपनी के, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिख रहे हो, जस्ट उसका ना एक टेबल फॉर्म में लिख लेना, वो बैलेंस शीट है। और उसमें होती भी यही चीजें हैं, एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। एक साइड पे एसेट्स होते हैं, एक साइड पे ओनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जैसे कि हम करते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ये साल के एंड पे बनाई जाती है और इसको कहा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये देखो, ये बैलेंस शीट है फॉर ईयर एंडिंग। अब देखें यहाँ पर उन्होंने साल के एंड की बात की है, क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल एंड में बताना होता है। और ये भी लिखा है ऑल नंबर्स इन थाउजेंड्स। ये जितनी भी अमाउंट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये 627 नहीं है बल्कि 627,000 है, 400 नहीं है, ये 400,000 है, कि हर अमाउंट जो है वो थाउजेंड्स में लिखी है। इट डिपेंड्स के कंपनी की क्या सिचुएशन है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप भी थाउजेंड लिख सकते हो, अदरवाइज पूरी की पूरी अमाउंट्स भी लिख सकते हैं। ये एसेट साइड हो गई एक,
ये दूसरी साइड लाइबिलिटीज, यहाँ पर ना अमूमन लिख लेते हैं लाइबिलिटीज एंड कैपिटल लिख लेते हैं। एसेट्स में फिर उसकी सेग्रीगेशन कर देते हैं, पहले करंट एसेट्स लिख लेते हैं फिर फिक्स्ड एसेट्स लिख लेते हैं। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और उसके अंदर जो जो चीजें आती हैं वो हम देखेंगे जब सवाल करेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इसके बाद उसके नीचे जाके जरा सा हम कैपिटल के बारे में लिख देते हैं कि कैपिटल की ये स्टॉक है, इसमें रिटेन हमने इतनी कर ली थी अर्निंग, प्रॉफिट हो तो वो डाल लेते हैं, ड्राइंग्स की हो तो वो निकाल लेंगे, तो वो जो सारी चीजें वो इसमें आ जाएंगी। एट द एंड दिस स्टेटमेंट शुड बी इक्वल। व्हाट स्टेटमेंट? बैलेंस शीट। और हमें बता रही है फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है। ठीक है, एक ये भी उन्होंने बैलेंस शीट बता दी जिसमें उन्होंने करंट एसेट्स लिखे, नॉन करंट एसेट्स लिखे, लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर। अच्छा, एक बात आप नोट करें कि ऑल्दो हमने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है कि जो एसेट्स हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं नॉर्मल बैलेंस वो डेबिट्स होते हैं, और लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के जो नॉर्मल बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट। क्रेडिट। हाँ जी, ये देखें अब यहाँ पर उन्होंने रूल वही रखा हुआ है कि लेफ्ट पे उन्होंने डेबिट लिखे हुए हैं, राइट पे उन्होंने क्रेडिट लिखे, लेकिन हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट में नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वी नो दैट liabilities and owners equity come at right side and it has a normal balance of credit, and assets come left side और normal balance is debit। अब ये देखें, इसे सारा उन्होंने लिखा पहले उन्होंने लाइबिलिटीज, अब देखें इसमें उन्होंने लाइबिलिटीज जो है ना वो नॉन करंट और करंट में उसको नहीं लिखा, उन्होंने जस्ट लाइबिलिटीज के हेड में लिख लिया है, लेकिन हम उसको करंट और नॉन करंट दोनों में लेके जाते हैं और एंड पे जाके उसके फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बता देते हैं। अब देखें जो सारी चीजें पढ़ी है ना, पहले तो अकाउंटिंग साइकिल का मैंने बताया ना कि जो आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, वो जो सारी चीजें हैं वो है। अभी इसकी बेसिस पे देखें कि सीरीज ऑफ स्टेप्स है ये, जहां से रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है जर्नल की, कि जहां पे आप जर्नल से, जर्नल के अंदर जो अकाउंटिंग इवेंट किया है रिकॉर्ड, उसकी बात की जा रही है कि रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं from the time a transaction occurs to its reflection in the financial statements, यानी कि रिकॉर्डिंग से शुरू हुए और एंड पे कहां पे गए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और इसको आप बुक कीपिंग साइकिल भी कहते हैं। समझ आइए ना, जर्नल से शुरू किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक गए हैं, और किस लिए गए हैं? अकाउंटिंग इवेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए। इसको बुक कीपिंग साइकिल भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो बुक कीपिंग में ही आ रहे हैं। और ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द अकाउंटिंग साइकिल्स क्या है? रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग टू लेजर, प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस और प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गॉट दैट? ये था आपका अकाउंटिंग साइकिल। जी मिस। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम जर्नल जो है वो स्टार्ट कर देंगे।